दिस इज़ अनीला शहजाद लाइव और आप देख रहे हैं अपना चैनल ग्लोबल थॉट एंड अवेयरनेस ब्रॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे सूडान वॉर या सूडान क्राइसिस की। बज़ाहिर तो ये जंग सूडान का अंदरूनी मामला लगता है और ऐसा लगता है जैसे उनके अपने ही दो पार्टीज़ या दो जनरल्स आपस में ये जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारी बैनुल अक़वामी ताकतें भी जो हैं इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आज हम इसी वॉर को समझने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस जंग में सूडान के अंदरूनी महरक़ात क्या हैं और बैनुल अक़वामी ताकतें किस तरह से इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रही हैं। ये जो मैप आपके साथ मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है, ये इस वॉर को एक्सप्लेन कर रहा है जो अप्रैल के महीने से स्टार्ट है। और आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो कैपिटल है खर्तूम, उसके इर्द गिर्द सबसे शदीद जंग हो रही है, क्लैशेस हो रहे हैं, लेकिन बाकी भी मुल्क के दूसरे जो हिस्से हैं उन पे भी आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी क्लैशेस हो रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा अब हम पस मंज़र देखते हैं कि किस तरह से ये इस मोड़ पर आया है। ये मुल्क 1956 में सूडान आज़ाद हुआ था और 1993 में उमर अल-बशीर ने इस मुल्क में हुकूमत संभाली थी। उमर अल-बशीर भी एक जनरल थे और उन्होंने भी अपनी जो पावर में वो एक कू के ज़रिए ही आए थे, लेकिन बहरहाल वो बहुत तवील अरसे तक सूडान के ऊपर हुक्मरान रहे हैं और 26 साल उनका दौर हुकूमत है। और 2019 में जो प्रोटेस्ट शुरू हुए उनके ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो तभी 26 साल के बाद उनको अपनी हुकूमत से हाथ धोने पड़े। अब ये जो प्रोटेस्ट 2019 में उमर अल-बशीर के ख़िलाफ़ हुए, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इनको अरब स्प्रिंग 2 के नाम से भी लेबल किया जाता है। और उनके बारे में ये ख्याल है एनालिस्ट का कि कुछ बैरूनी महरक़ात इन प्रोटेस्ट के पीछे थी, स्पेशली कुछ ऐसे एनजीओज़ जो कि यूएस के अंडर काम करते हैं, उनकी तरफ से काम करते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया कैंपेन्स और अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी ट्रेनिंग के ज़रिए इन प्रोटेस्ट के लिए बहुत सारी ग्रास रूट लेवल पर छोटी छोटी पार्टीज़ को तैयार किया, जिन्होंने मिल कर के इस प्रोटेस्ट को जो है कामयाब बनाया। काफ़ी महीने ये प्रोटेस्ट चलते रहे। उमर अल-बशीर ने बहुत कोशिश की कि इनको ताकत से इन प्रोटेस्ट को कुचल दिया जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। और इवेंचुअली जब उमर अल-बशीर को यहाँ से जाना पड़ा तो अब्दुल्ला हमदूक, जो कि एक यूएस के सिटीज़न रहे हैं और जो कि यूएन के बहुत सारे इदारों में काम भी करते रहे हैं, ट्रेनिंग हासिल करते रहे, उनको यूएस ने जो है बहुत मतलब इंटेलिजेंटली इन प्रोटेस्टर्स की तमाम टीमों के ऊपर उनका स्पोक्स पर्सन बना दिया और उनको एक फ़्लाइट के ज़रिए सूडान में पहुंचा दिया। और इस तरह से वो एक चैम्पियन बन गए सूडान के अंदर, डेमोक्रेटिक आवाज़ों के एक फ्रीडम की आवाज़ बन गए, एक सिंबल बन गए। और हालांकि वो एक आप समझ सकते हैं कि वो बाहर से लाए हुए लीडर थे। बहरहाल जब ये यहाँ पर पहुँच गए और प्रोटेस्ट बहुत अपने ज़ोरों पे था, तो उमर अल-बशीर तो वहाँ से चले गए, लेकिन उनके जो बकाया मिलिट्री ऑफिसर्स थे, जिनमें सबसे सरफ़हरिस्त जनरल बुरहान और जनरल हमीती, इन लोगों ने ये एक पेशकश की इनको कि एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, जिसमें कुछ पोजीशंस जो हैं वो मिलिट्री जनरल्स के पास होंगी और कुछ पोजीशंस जो हैं हम आपको अब्दुल्ला हमदूक को दे देते हैं। और ये हमारे 3 साल की ट्रांजिशन गवर्नमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी सारी पावर जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर हम ले जाएंगे। तो ऐसा हुआ, ये ट्रांजिशन गवर्नमेंट बन गई, लेकिन 3 साल इसके पूरे नहीं हुए थे कि आपस में जनरल हमीती और जनरल बुरहान की आपस में झगड़ा शुरू हो गया और उन्होंने इस तरह की सिचुएशन बना दी कि अब्दुल्ला हमदूक को रिज़ाइन करके मुल्क से भागना पड़ा और पीछे रह गए अब ये दो जनरल्स, जनरल हमीती और मैं आपको बताती हूँ जनरल बुरहान। अब जनरल बुरहान जो हैं वो सूडान की रेगुलर आर्मी के
चीफ हैं। और जनरल हमीती कौन है? वो जो कि पहले दारफुर क्राइसिस में जंजावीद के नाम से एक प्रो गवर्नमेंट फोर्स बनाई गई थी, उसके ये सरबराह थे। और बाद में इसी फोर्स का नाम RSF रख दिया गया। और जनरल हमीती ने इस फोर्स को की जो कंट्रोल है वो उसको अपने पास ही रखा, और वो एक स्टेट विद इन अ स्टेट आप समझ लें, या एक ही मुल्क के अंदर दो आर्मीज़ बन गई। एक तो जनरल बुरहान के अंडर एक रेगुलर आर्मी, और एक बहुत ही मजबूत वॉर हार्डन्ड जो है बैटल हार्डन्ड ये फोर्स बन गई, जो कि RSF जनरल हमीती के अंडर। अब जब ये अब्दुल्ला हमदू को तो इन्होंने निकाल बाहर किया, लेकिन आपस में इनकी जो है ना झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि जनरल बुरहान ने ये मुतालबा किया हमीती से कि तुम अपनी जो RSF है उसको आहिस्ता आहिस्ता या कुछ महीनों में जो रेगुलर आर्मी है उसके अंदर जम कर दो। और बात भी ठीक थी कि एक ही मुल्क के अंदर दो मिलिट्री फोर्सेस तो नहीं रह सकती, मगर हमीती को पता था कि अगर वो इस फोर्स को जम कर देगा एक रेगुलर आर्मी के अंदर, तो उसकी जो अपनी पोजीशन है या जो उसकी अपनी एक ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी, और वो एक नॉर्मल मतलब जनरल बन जाएगा फोर्स का अंडर बुरहान, और इसके लिए वो तैयार नहीं था। इसी वजह से इन दोनों के बीच में ये क्लैश शुरू हो गए, बिकॉज़ ये दोनों ही पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे, और दोनों ही चाहते थे कि पावर इनके पास आए। लेकिन अगर एक तरफ से देखा जाए तो क्योंकि जनरल बुरहान एक रेगुलर सूडान की रेगुलर आर्मी के सरबराह हैं, तो लिहाजा वो ज़्यादा हकदार हैं कि उनको पावर पोजीशन में उनकी बात सुनी जाए, और हमीती को चाहिए था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वही हुआ जैसे कि अफ्रीका के और भी मुल्कों के साथ हुआ। लिबिया में भी आपने देखा, और मुल्कों में आप देखते हैं कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डिफरेंट जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो कूद पड़ते हैं। और ऐसा ही हुआ कि जो जनरल बुरहान है उन्होंने सबसे पहले इजिप्ट की हेल्प ली। इजिप्ट ने इतना ज़्यादा उनका सपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी फ़ौजें भी उनके हक़ में उतारी। उनके मिलिट्री के लोग यहाँ पर कुछ बटालियंस यहाँ पर आ गई, और वो बुरहान की आर्मी की जो है ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व हो गई, इवन वो अपने वेपन्स भी लेकर आई। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो हमीती है उसकी साइड पर UAE यानी कि एमिरेट्स वो इसकी तरफ आ गए, और इसके अलावा जो सऊदी अरब है उन्होंने बुरहान का साथ देने की ठान ली। अब इस तरह से जब इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर बीच में आ जाते हैं तो फिर वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको सब्सिडाइज होना या उसके पीस की तरफ आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी पार्टीज़ होती हैं वो अपने प्लेयर को या अपनी जो फेवरेट जो उनका प्लेयर होता है उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट शुरू कर देती हैं, और उसको शेयर दे रहे होते हैं, और उसको वादे उनके साथ कर रहे होते हैं, और उनको यकीन दिला रहे होते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, सो तुम जितनी भी हद पे जाना चाहते हो चले जाओ। तो इसमें नुकसान तो इवेंचुअली कॉमन लोगों का होता है, जो कि जिनको भागना पड़ता है, जिनके घर तबाह होते हैं, जो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। बहरहाल इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि इजिप्ट और सऊदी अरब वो जनरल बुरहान के हक़ में हैं, और जो UAE है वो हमीती के साइड पे उतरा हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि रशिया का जो वैगनर ग्रुप है वो भी यहाँ पर ख़बरें आई थी कि वो भी इन्वॉल्व है। गालिबन वो हमीती के साथ वो आकर के सपोर्ट कर रहे थे। और इसके अलावा इज़राइल भी इस मामले में कूद पड़ा है, और उनके डिफरेंट जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है उसने मुलाकात की जनरल बुरहान के साथ, और उनके जो मुसाद का चीफ़ है उसके बारे में यह खबर आई कि उसने मुलाकात की है हमीती के साथ। तो इशू ये है कि इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है फिर इसमें होता यही है कि जो आम लोग हैं, जो आम कॉमन पीपल हैं मुल्क के,
मुसीबत में तो वो पड़ते हैं। इसलिए वॉर तो कभी भी कोई अच्छी चीज़ होती ही नहीं है और कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और जो भी ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं उनको टेबल पे लाया जाए। ये आपको साथ मैंने एक और मैप अभी ये शेयर किया, इसमें दिखाई दे रहा है कि ये 2016 का मैप है इनफैक्ट, और इसमें ये दिखाई दे रहा है कि जब दारफुर वॉर हुई थी और उसके बाद एक और वॉर हुई थी जिसमें सूडान, साउथ सूडान जो है वो अलग मुल्क बन गया था और सूडान से अलग हो गया था। इन तमाम जो वॉर्स और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स इस मुल्क के अंदर चलते रहे और कई कई साल चलते रहे, इनके नतीजे में आप देखें कितने सारे रेफ्यूजीज़, कितने सारे डिस्प्लेस पीपल, यानी मिलियंस में 2.3 या 2.4 मिलियन लोग हैं जो कि इन वॉर्स के नतीजे में डिस्प्लेस हुए और रेफ्यूजीज़ बने। और कल ही कि मैं आपको एक बताऊं कि वेडनेसडे वाले दिन UN की जो रेफ्यूजी एजेंसी है उन्होंने एक नई रिपोर्ट निकाली। उन्होंने बोला कि ये जो 2022 का साल है इसमें सूडान की इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जो कि ये चंद महीनों पुराना ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, इसी के नतीजे में तकरीबन 2 मिलियन लोग जो हैं वो दोबारा से बेघर हो गए हैं और दोबारा से उन्होंने अपनी विलेजेस को छोड़ा है या कुछ जो है वो बॉर्डर से पार दूसरे मुल्कों में पनाह ले रहे हैं। सो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। और मसला ये है कि सूडान जैसे मुल्क जो हैं वो अक्सर मीडिया ब्लैकआउट का शिकार रहते हैं और लोग तवज्जो नहीं देते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हालांकि ये हमारा एक ब्रदर मुस्लिम कंट्री है और इसकी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जियो स्ट्रेटिजिकली। और मैं आपको अगर ये वर्ल्ड मैप पे दिखाऊं, एक और मैप में आपके साथ नहीं, अच्छा, एनीवेज़ ये जो सूडान है ये रेड सी के ऊपर लगता है और बहुत सारे ममालिक की ख्वाहिश है कि सूडान का जो इतना तवील बड़ा कोस्ट है, लंबा कोस्ट है, उस पर उनको पोर्ट्स मिले। सऊदी अरब भी चाहता है कि उनको एक पोर्ट फैसिलिटी मिले, UAE भी चाहता है कि उनको पोर्ट फैसिलिटी मिले, टर्की और रशिया इनकी भी कोशिश होती है कि उनको रेड सी पे कहीं ना कहीं पोर्ट फैसिलिटीज़ मिले, चाइना की भी कोशिश होती है। सो सूडान के लिए जो फ्यूचर है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत बहुत ही ब्राइट है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव एरिया भी है, एग्रीकल्चर लैंड भी है, बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जब से ये फ्री हुआ है ये कंट्री, ये तब से ही इसी किस्म के डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार है और इसकी गवर्नमेंट, इसके लोगों को इतना रिस्पाइट ही नहीं मिलता कि वो अपनी प्रोग्रेस और तरक्की के लिए कुछ काम करें। तो लेट्स सी, होपफुली ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी एंड हो जाएगा। थैंक